क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला सुपर पावर अमेरिका, रोम या यूनान नहीं था? इतिहास की किताबों में हम अक्सर रोमन साम्राज्य या फिर यूनानी दर्शन की बात करते हैं, लेकिन सच यह है कि दुनिया का सबसे पहला और असली ग्लोबल सुपर पावर पर्सिया यानी फारस, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। करीब 2500 साल पहले इस साम्राज्य का झंडा एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों पर लहराता था। उस दौर की दुनिया के कुल आबादी का लगभग 44% हिस्सा सिर्फ एक राजा के अधीन था। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे आज तक कोई दूसरा देश तोड़ नहीं पाया। लेकिन आज पर्सिया से ईरान बनने की कहानी सिर्फ राजाओं, ताज, युद्धों की नहीं है। यह कहानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ी है। भाषा, खाने, संस्कृति। अगर आज अदालत जाते, बाजार से सामान खरीदते, समोसा खाते, तो आप अनजाने में उसी सभ्यता की विरासत को ही जी रहे होते, जो उसने कभी पूरी दुनिया को एक शासन और एक व्यवस्था के नीचे जोड़ा था। और इसलिए आज पर्सिया के उस लंबे सफर पर हम आपको ले चलेंगे, जिसने हजारों साल टूटते बिखरते हुए खुद को बदलकर आज का ईरान बना दिया। आज दुनिया जिसे ईरान के नाम से जानती है, ये कोई नया नाम नहीं है। ईरान शब्द का मूल अर्थ है आर्यों की भूख। करीब 4000 साल पहले जब मध्य एशिया के घास के मैदानों में आर्यों की एक शाखा भारत की ओर बढ़ी और दूसरी शाखा ऊंचे पठार पर जा बसी, जिसे आज हम ईरान कहते हैं। हजारों साल तक बाहरी दुनिया इस इलाके को पर्सिया के नाम से जानती रही, क्योंकि प्राचीन यूनानी इतिहासकारों ने इसे पर्सिस कहना शुरू किया था, जो वहाँ के एक प्रांत फारस का नाम था। लेकिन वहाँ के निवासी हमेशा से खुद को ईरानी और अपने ज़मीन को ईरान शहर कहते थे। साल 1945 में एक बड़ा बदलाव आया। वहाँ के राजा रिजा शाह पहलवी ने दुनिया के तमाम देशों को पत्र लिखकर सूचित किया कि इस आबादकारी तौर पर इस देश को ईरान कहा जाए। शाह का मानना था कि पर्सिया नाम केवल एक प्रांत को दर्शाता है, जबकि ईरान नाम उन सभी जातियों, समुदाय को जोड़ता है जो हजारों साल से इस मिट्टी का हिस्सा रहे हैं। यह केवल एक नाम का बदलना नहीं था, बल्कि प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर और आर्य पहचान को फिर से दुनिया के सामने लाने की कोशिश थी। ईरान के गौरव की असली गाथा राजा साइरिस द ग्रेट से शुरू होती है। साइरिस को इतिहास का सबसे दयालु, न्यायप्रिय विजेता मानता है। एक छोटे से कबीले को एकजुट करके दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जिसे अकेमेनेट साम्राज्य कहा गया। साइरिस की महानता केवल उन युद्धों से नहीं है, बल्कि शासन की नीतियों से भी है। जब साइरिस ने लिबनान को जीता, तो वहां वर्षों से गुलामी कर रहे यहूदियों ने न केवल आज़ाद किया, बल्कि उन्हें उनके पवित्र शहर यरूशलेम जाकर अपना मंदिर फिर से बनाने के लिए सुरक्षा संसाधन दिए। साइरिस ने एक मिट्टी के लेबनान का पत्थर पर अपनी घोषणाएं लिखवाईं, जिसे आज साइरिस सिलेंडर कहा जाता है। इसे अक्सर दुनिया का पहला मानवाधिकार दस्तावेज भी माना जाता है। हालांकि आधुनिक इतिहासकार उस दौर को शाही प्रचार या प्रोपेगेंडा भी मानते हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं बदलता कि साइरिस ने अपनी प्रजा को धर्म और संस्कृति की वो आज़ादी दी जो उस दौर में लगभग नामुमकिन थी। साइरिस ने सिखाया कि एक साम्राज्य केवल तलवार से नहीं, बल्कि सहिष्णु और न्याय से मजबूत होता है। साइरिस के बाद अब डैरियम द ग्रेट गद्दी पर बैठे तो ईरान की सीमाओं को और भी विस्तार किया। इन्हीं के दौर में ईरान की सीमाएं भारत के सिंधु नदी तक पहुंच गई। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश को हिंदुस्तान नाम ईरान के प्रभाव की वजह से मिला? प्राचीन फारसी भाषा में सा शब्द का उच्चारण अक्सर हाँ की तरह होता है, इसलिए हिंदू नदी को हिंदू कहना शुरू किया और इसके पार रहने वाले को हिंदुस्तानी। डैरियस ने प्रशासन को चलाने के लिए एक क्षेत्र प्रणाली की शुरुआत की, जहां स्थानीय गवर्नरों को अपने इलाके के विकास की आज़ादी थी। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की पहली व्यवस्थित सड़क रॉयल रोड बनाने और हजारों किलोमीटर लंबी थी। इस रास्ते में भारत के रेशम, मसाले, मलमल के कपड़े ईरान होते हुए यूनान और रोम तक पहुंचे थे। उस समय तक्षशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों पर फारसी
प्रशासन की और कला की गहरी छाप थी। पर्सिया की राजधानी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध थी, जहां की दीवारों पर बनी नक्काशी आज भी प्राचीन भारत की और ईरान के मजबूत संबंधों की गवाही देती है। पर्सिया का वैभव इतना बढ़ चुका था कि वहां के राजाओं को अपने अजेय शक्ति पर घमंड होने लगा। उन्होंने यूनान और मेसिडोनिया पर कई हमले किए, जिससे वहां की जनता में बदले की आग सुलगने लगी। इसे बदले को पूरा करने के लिए मैसिडोनिया का युवा राजा सिकंदर महान अपनी सेना को लेकर निकला। साल 1931 ईसा पूर्व में गोगा मेला का युद्ध हुआ, जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। सिकंदर ने ईरान के राजा डेरियस तृतीय को बुरी तरह हराया। युद्ध के मैदान में जब सिकंदर को राजा डेरियस का मृत शरीर मिला तो वो दुखी हुआ, क्योंकि वो उसे जिंदा पकड़कर उसका सम्मान करना चाहता था। सिकंदर ने राजा की उंगली से वो शाही अंगूठी उतारकर खुद पहन ली, जिसने कभी आधी दुनिया पर हुक्म चलाया था। इसी के बाद पर्सिया की बागडोर यूनानियों के हाथ में चली गई। सिकंदर भले ही विजेता था, लेकिन फारसी संस्कृति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद को एशिया का राजा घोषित किया। वहां के रीति रिवाजों को अपना लिया। उसने अपनी राजधानी को भी जलाया, जिससे इतिहासकार अक्सर उसकी सबसे बड़ी गलती और नशे में किया गया कृत्य मानते हैं। सिकंदर की मौत के बाद ईरान पर कई सदियों तक अलग अलग वंशों का शासन था, जो देखने को मिला, जिसमें पर्शियन और सासनियन प्रमुख थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव 7वीं सदी में आया। अरब की मरुभूमि से इस्लाम की एक नई लहर उठी, जिसे सासनियन साम्राज्य को उखाड़ फेंका। उस समय ईरान का आधिकारिक धर्म पारसी धर्म था, जिससे अग्नि को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। अरबों की जीत के बाद ईरान में धार्मिक और सामाजिक बदलाव का दौर शुरू हुआ। अपनी प्राचीन आस्था और पवित्र अग्नि को बचाने के लिए हजारों पारसी लोग वहां से नावों में सवार होकर भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे। किस्सा ए संझन के अनुसार जब वो गुजरात में राजा जदी राणा के पास पहुंचे, तब राजा ने दूध से लबालब भरा एक कटोरा दिखाया, जिसका मतलब था कि मेरे राज्य में अब और जखें नहीं हैं। पारसियों के धर्म गुरुओं ने उस दूध में थोड़ी सी चीनी डाल दी, जो बिना गिरे दूध में घुल गई। उन्होंने संदेश दिया कि हम आपके समाज में चीनी की तरह मिल जाएंगे और उसे मीठा कर देंगे। आज भारत के विकास में पारसी समुदाय का जो अतुलनीय बलिदान है, उसकी नींव एक ऐतिहासिक समझौते से पड़ी। अरबों के शासन के शुरुआती दौर में फारसी भाषा और पहचान लुप्त होने लगी। राजकाज की भाषा अरबी हो गई, पुरानी कहानियां भुलाई जा रही थी। ऐसे में फिरदौसी नाम के एक महान कवि का उदय हुआ। 30 साल में कड़ी मेहनत से शाहनामा लिखा, जिसमें प्राचीन पर्सिया के राजाओं और योद्धाओं की 60,000 छंदों वाली शौर्य गाथाएं लिखी। कहा जाता है कि फिरदौसियों ने ये काम इसलिए किया ताकि फारसी भाषा और ईरानी संस्कृति को मरने से बचाया जा सके। महमूद गजनवी ने वादा किया था कि वो हर शब्द के लिए एक सोने का सिक्का देगा। हालांकि गजनवी अपने बात से पलट गया। फिरदौसी ने गरीबी में दम तोड़ा, लेकिन इसके इस खिताब ने फारसी भाषा को हमेशा के लिए अजर अमर कर दिया। आज भी ईरान में फिरदौसी को वही सम्मान प्राप्त है जो भारत में तुलसीदास जी को। शाहनामा केवल एक किताब नहीं, बल्कि ईरान की खोई हुई आत्मा को वापस पाने का जरिया है। 13वीं सदी में ईरान के इतिहास का सबसे भयानक दौर आया। मंगोलों का हमला साल 1220 में जब ईरान के गवर्नर ने चंगेज खां के व्यापारियों को जासूस समझकर मार दिया, तो चंगेज ने ईरान के शहरों को कब्रिस्तान बना दिया। चंगेज खान इतना क्रूर था कि उसने गवर्नर की आंखें और कान में पिघली हुई चांदी डलवा दी, जिससे उसके दूतों का अपमान किया था। निसापुर और अमरकंद जैसे खूबसूरत शहरों को ईंट से ईंट बजा दी। मंगोलों ने वहां के वाहन पुस्तकालयों को जलाया, विद्वानों को मार डाला। इसके बाद तैमूर लंग का दौर आया, जिसने खोपड़ियों के मीनार बनवाए। उन हमलों ने ईरान को सदियों पीछे धकेल दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ ही पीढ़ियों बाद वही मंगोल और तुर्क लड़ाके फारसी संस्कृति के इतने मुरीद बन गए
कि उन्होंने खुद फारसी भाषा और वास्तुकला को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। 16वीं सदी में सफी वंश के उदय ने ईरान को नई और आस्तिक पहचान दी। राजा इस्माइल प्रथम ने साहसिक ऐतिहासिक फैसला किया। उन्होंने ईरान को सुन्नी इस्लाम से बदलकर शिया देश घोषित कर दिया। ये फैसला केवल धार्मिक नहीं, राजनीतिक भी था। ईरान अपने बगल में सिद्ध ताकतवर सुन्नी उस्मानी ओटोमन साम्राज्य के अलग दिखाना चाहता था। इस फैसले की वजह से आज ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है। सम्मी राजाओं के दौर में कला की ईरान वास्तुकला ने दुनिया को हैरान कर दिया। आज जो हम ईरान की मस्जिदों में सुंदर नीले टाइल्स और विशाल गुंबद देखते हैं, वो उसी दौर की देन है। अस्फहान जैसे देशों को आधा जहान कहा जाने लगा क्योंकि दुनिया की कोई बराबरी नहीं थी, क्योंकि उनकी सुंदरता की कोई बराबरी नहीं थी। 18वीं सदी में नादिर शाह का उदय हुआ, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह एक साधारण परिवार में था, लेकिन उसने अपनी सैन्य प्रतिभा से राजा बना। साल 1739 में उसने देखा कि भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है, तो उसने दिल्ली पर हमला कर दिया। मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह रंगीला ने रोकने की कोशिश की, जिसका नतीजा भयानक हुआ। नादिर शाह ने दिल्ली में 57 दिनों तक लूटपाट की और हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय इस लूट की कीमत लगभग 70 करोड़ रुपए की थी। आज के हिसाब से ये 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। वो अपने साथ दुनिया का सबसे कीमती हीरा, कोहिनूर और शाहजहां का मयूर सिंहासन भी लूट कर ले गए। इस लूट के बाद दादर शाह ने अपने देश ईरान में अगले 3 सालों तक जनता से कोई टैक्स नहीं लिया।